लिबर्टी, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रांस की क्रांति के नारे। नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर, क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो किया हमने पहले, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या स्टडी किया है। तो देखो, पार्ट 1 में हमने जो हमारे 4 टॉपिक थे ये स्टडी किए थे। फ्रेंच रिवोल्यूशन के कॉज, आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, और जो फ्रांस है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है। लेकिन जो पार्ट 2 है ना, उस पार्ट 2 में हमें ये 4 टॉपिक हम स्टडी करेंगे, जो किस प्रकार से वो रिपब्लिक बनता है और महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन होता है रिवोल्यूशन में, किस प्रकार से जो दास प्रथा है फ्रांस के अंदर वो समाप्त होती है। साथ ही साथ में जो फ्रांस का जो रिवोल्यूशन उसके कंक्लूजन को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हमने रिवोल्यूशन को जाना था पहले पार्ट में कि रिवोल्यूशन क्या होता है। रिवोल्यूशन एक सडन चेंज होता है, किसमें? पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक सत्ता में एक आकस्मिक परिवर्तन होता है, जिसे संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं में भारी परिवर्तन होते हैं। तो फ्रांस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर हमने बास्तिल डिमोलिश्ड के बारे में जाना था कि आखिर बास्तिल का जो दुर्ग है उसका पतन क्यों हुआ। तो उसके कारणों को जानने के लिए हमने 4 कारण हमने मेनली स्टडी किए थे। इसके अलावा जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है ना वो स्टार्ट होता है फ्रांस के अंदर 1789 में, जो कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो 1789 से लेके 1794 तक कंटिन्यू चलता रहता है, डिफरेंट इवेंट्स के रूप में। फ्रांस की लोकेशन हमने जानी थी, यूरोप में ये फ्रांस की लोकेशन है। फ्रांस के नॉर्थ में जर्मनी है, साउथ में इटली और स्पेन है। ठीक, इसके बाद हमने जो फ्रेंच जो रिवोल्यूशन है उसके कोजेस जाने थे, उसके कारण क्या थे। तो पहला कोज था सोशल कोज। तो सोशल कोज में हमने जाना था कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ का समाज था, वो 3 ई स्टेट में डिवाइड था। फर्स्ट ई स्टेट में क्लेयर्गी था, सेकंड ई स्टेट में नोबेलिटी थी, थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास के लोग थे। जैसे थर्ड स्टेट में कौन कौन थे? बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, ये सभी लोग किसमें थे? थर्ड स्टेट। लेकिन जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको सोसाइटी में ज़्यादा पावर थी, उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर थी, ज़्यादा इकोनॉमिक पावर थी। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो भी इक्वलिटी चाहते थे। ये पहला सोशल कोज हो गया था हमारा। उसके बाद हमने इकोनॉमिक कोज देखा। तो इकोनॉमिक कोज में हमने देखा कि 1789 आते आते फ्रांस के अंदर जो फूड ग्रेन है उनकी कीमतें बढ़ गई, लोगों पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए, है ना। तो वहाँ पे फ्रांस के अंदर सब्सटेंस जो क्राइसिस है ना वो आ गया, ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, उनकी कमी होने से वहाँ पे क्राइसिस आ गया। इसके बाद हमने पॉलिटिकल कोज जाने। लुई 16 जो शासक था फ्रांस का, वो कब बना? 1774 में। तो जैसे वो शासक बना तो उसके आने के बाद जो राज खजाना था वो ख़त्म हो गया। उसने इसके अलावा उसने जो मनी लेंडर्स वगैरह थे उनसे लोन लिया, तो उनका भी प्रेशर उसके ऊपर आना शुरू हो गया। एक प्रकार से लुई 16 था ना, वो पॉलिटिकली कमज़ोर शासक था और उसके आने से फ्रांस के अंदर इनस्टेबिलिटी आ गई, उससे रिवोल्यूशन हुआ। इसके बाद हमने रोल ऑफ मिडिल क्लास देखा। तो मिडिल क्लास चाहता था कि उसको भी बर्थ बेसिस्ड जो प्रिविलेज है, फर्स्ट स्टेट के लोग, ये जो क्लेयर्गी वाले हैं, सेकंड स्टेट के लोग जो कि नोबेल्स हैं, तो इनके बराबर जो थर्ड स्टेट के लोग इसमें इस बॉक्स में, तो ये भी क्या इन्हीं के बराबर क्या चाहते थे? अधिकार चाहते थे। ठीक, तो इसके अलावा ये व्यापार करना चाहते थे। लेकिन उसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा कौन थे? ये फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट के लोग थे वो। इसलिए उन्होंने फ्रांस की जो क्रांति इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसके बाद जो फिलोसोफर थे उनके आइडियाज़ देखे, तो जो जॉन लॉक के थे उनके आइडिया देखे, रूसो के देखे, मॉन्टेस्क्यू के देखे। तो जैसे जॉन लॉक ने तो कहा कि जो डिवाइन पावर नहीं होती किसी भी मोनार्क के अंदर, यानी वो देवीय शक्ति नहीं होती है। उधर रूसो कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किनके बीच में? राजा और प्रजा के बीच में। और मॉन्टेस्क्यू कहते हैं पावर ऑफ डिवीजन होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सभी कारणों के कारण इन सभी जो सर्कमस्टांसेस थे या फिर जो व्यवस्थाएं थी फ्रांस के अंदर, उससे फ्रांस का रिवोल्यूशन आउटब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब फ्रांस का जो लुई 16 है नए टैक्स इम्पोज करने के लिए थर्ड स्टेट के ऊपर, तो अपनी जो ई स्टेट जर्नल है उसकी मीटिंग बुलाता है, लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उससे नाराज़ हो जाते हैं और वो उसको बाइकआउट करके उस ई स्टेट को छोड़ के और एक नई असेंबली बनाते हैं जिसका नाम होता है द नेशनल असेंबली। तो ये जो द नेशनल असेंबली है
यही फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। और जब इस फ्रांस की नेशनल असेंबली का गठन किया जाता है तो उसी दिन जो होता है ना, टेनिस कोर्ट की जो शपथ होती है, जो ओथ होती है, टेनिस कोर्ट की ओथ, उसको संपन्न किया जाता है। किसकी लीडरशिप में किया जाता है? मिरोबाऊ की लीडरशिप में। इसके बाद जो जैसे नेशनल असेंबली बनती है रिवॉल्यूशन के टाइम पे, तो वो नेशनल असेंबली 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करती है फ्रांस की सरकार के लिए, फ्रांस की जो राज व्यवस्था है उसके लिए, पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए। तो अब जो फ्रांस है ना, वो क्या बन जाता है? मोनार्की बन जाता है। फ्रांस क्या बन जाता है? मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, यानी संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। जबकि पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट मोनार्की, सिर्फ राजा का ही शासन चलता था, लेकिन अब संवैधानिक तौर पे शासन चलेगा। ठीक, तो नेशनल असेंबली के बारे में जाना कि जो नेशनल असेंबली है उसका इलेक्शन इस तरीके से होता है। नेशनल असेंबली को चुनने के लिए सिर्फ एक्टिव सिटीजन ही थे, जबकि पैसिव सिटीजन को कोई वोटिंग राइट नहीं थे। तो पैसिव सिटीजन में जनरली महिलाएं और जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे वो इसमें आते थे। ठीक, इसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स को जाना कि किस प्रकार से जब फ्रांस की क्रांति होती है तो वहाँ के नागरिकों को, सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं मिला, तो वो अधिकार मिल जाते हैं, है ना। इसके बाद हमने वॉरियस जो पॉलिटिकल सिंबल्स थे उनको भी स्टडी किया कि भाई कौन सा जो सिंबल है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस था फ्रांस की क्रांति में। फिर इसके बाद देखो हमारा जो पांचवा टॉपिक था वो था फ्रेंच अबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब देखो क्या होता है कि जो 1791 होता है, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है ना, उससे क्या होता है कि जो मेन पावर होती है ना, वो मेन पावर जो अपर क्लास, मतलब जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास में भी जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन और जिनके पास अच्छी पावर होती है, उन्हीं को वोटिंग राइट होता है, बाकी पैसिव होते हैं। ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि 17 जो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो लुई 16 है, लुई 16 वापस जो ये रिवॉल्यूशन होता है और उसकी सत्ता कमज़ोर हो जाती है, तो वो अपनी सत्ता को वापस मजबूत करना चाहता है। तो इसके लिए वो किससे पैक्ट करता है? एक सीक्रेट एग्रीमेंट करता है पर्शिया से। पर्शिया आज का जर्मनी है, तो इसका पता किसको लग जाता है? नेशनल असेंबली को, है ना। इसके अलावा जो पड़ोसी जो देश है पर्शिया और ऑस्ट्रिया, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि जैसा फ्रांस के अंदर हुआ रिवॉल्यूशन, जैसे डेमोक्रेसी फ्रांस के अंदर आई ना, वैसे उनके देश में भी आए। तो वो क्या करते हैं कि फ्रांस के अंदर जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रहा है ना रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, उसको दबाना चाहते हैं। तो इसी दौरान जो नेशनल असेंबली है वो क्या करती है? किसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देती है? पर्शिया और ऑस्ट्रिया के। और जब ये वॉर डिक्लेयर किया जाता है ना, तो इसी दौरान जो लुई 16 है, लुई 16 को पकड़ लिया जाता है, यानी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। यानी कि एक प्रकार से उसको मार दिया जाता है और उसको इस प्रकार से फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और उसकी जगह अब पूरी तरीके से जो फ्रांस है ना, वहाँ पे एक रिपब्लिक शासन आता है। यानी देखो एक बार हम फिर से देखते हैं, 1789 से पहले था सिर्फ और सिर्फ राजा लुई 16। 1789 से लेके 1792 तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहती है। लेकिन 1791 में जो है ना, फ्रांस की सोसाइटी में फिर एक नया परिवर्तन होता है, फिर से दोबारा रिवॉल्यूशन होता है, छोटा रिवॉल्यूशन, जिसमें क्या किया जाता है? राजा को ही सत्ता से हटा दिया जाता है पूरी तरीके से, राजा को मार दिया जाता है। और अब राजा की जगह जो पूरा काम है ना, वो नेशनल असेंबली करती है, और वहाँ से बन जाता है फ्रांस। अब क्या बन जाएगा? रिपब्लिक। यानी अब राजा को वहाँ से हटा दिया गया है और फ्रांस क्या बन गया है? अब रिपब्लिक। अब देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रांस है ना, फ्रांस में सबसे पावरफुल एक राजनीतिक दल होता है या फिर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका नाम होता है जैकोबिन क्लब, है ना। तो फ्रांस का जब रिवॉल्यूशन होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये क्या करता है, जब इलेक्शन होते हैं तो इसकी जो पावर है ना सबसे ज़्यादा आ जाती है जैकोबिन क्लब की। कहाँ पे? नेशनल असेंबली में। तो 1992 में यह क्या करता है, जो मोनार्की है ना, जो मोनार्क है, ये जो जैकोबिन क्लब है अपनी गवर्नमेंट बनने के बाद, इसका जो लीडर है ना वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर होता है, जो कि एक वकील होता है, लॉयर होता है ना। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही फ्रांस के अंदर 1792 में जो मोनार्की होती है ना, वहाँ का जो मोनार्क होता है, राजा जी होता है, उसको मार दिया जाता है, और जो फ्रांस है ना उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। फ्रेंच है मतलब रिपब्लिक ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं ना, उनको भी अधिकार दे दिए जाते हैं। किसके द्वारा?
जैकोबिन क्लब के द्वारा। तो अब देखो 1792 से 1794 तक जो गवर्नमेंट होगी ना वो जैकोबिन क्लब की होगी, या फिर एक प्रकार से देखा जाए ना तो रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी फ्रांस के अंदर, है ना। तो फिर ये जो नई गवर्नमेंट बनती है ना, इसका नया नाम होता है कन्वेंशन असेंबली, मतलब एक प्रकार से कन्विक्शन असेंबली बनाते हैं। और ये जो जैकोबिन क्लब होता है ना, जैकोबिन क्लब को ऐसा लगता है, जैकोबिन क्लब के लीडर को ऐसा लगता है कि कोई भी फ्रांस के खिलाफ बोल रहा है या जैकोबिन क्लब के खिलाफ बोल रहा है तो उसको फांसी की सजा दे देते हैं और उसको मार देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, जो फ्रांस है ना, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको हटा के जैकोबिन क्लब ने वहां पे अब क्या बना दिया, रिपब्लिक, यानी फ्रांस अब पूरी तरीके से गणतंत्र बन गया। राजा जैसी कोई भी व्यवस्था फ्रांस के अंदर नहीं रही। ठीक, तो इस तरीके से जैकोबिन क्लब है ना वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है फ्रांस के अंदर। अब देखो जो जैकोबिन क्लब है ना, जैकोबिन क्लब में भी जो 1792 का जो साल होता है तब तक तो जैकोबिन क्लब इतना पावरफुल नहीं होता है। और जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये जो लीडर है ये भी इतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन एक साल के अंदर ये जो पूरी पावर है ना अपने हाथ में ले लेता है। तो ये क्या करते हैं जो जैकोबिन क्लब के लोग या जो इसका जो लीडर है, अगर इसको लगता है कि कोई भी जो एक्स नोबल है, एक्स नोबल मतलब सेकंड स्टेट के लोग, या फिर कोई भी क्लेयर्गी है यानी फर्स्ट स्टेट के लोग, या फिर कोई भी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो अगर जैकोबिन क्लब के खिलाफ कुछ बोलती है, कुछ लिखती है ना, या फिर रोबेस्पियर के खिलाफ कुछ लिखती है, उसकी गवर्नमेंट को कोई भी क्रिटिसाइज करता है, तो वो क्या करता है, उसको गिरफ्तार करता है, उसको कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ पे उसको सजा दे दी जाती है और उसको मार दिया जाता है। यानी कि जो 1793 से लेके 1794 तक जो जैकोबिन गवर्नमेंट है या रोबेस्पियर है, वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी खुद की पार्टी का हो, अगर उनके खिलाफ कुछ भी लिखता है, बोलता है ना, तो उसको सीधा कोर्ट में गिल्टी साबित किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि कोर्ट का ही सब कुछ रूल शुरू हो जाता है फ्रांस के अंदर? तो देखो हमें फिर से एक बार पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाता फ्रांस, तो जो जुडिशरी थी ना, जो जज थे, उनका चुनाव भी कौन करते थे, वहां की जनता, एक्टिव सिटीजन। तो जो एक्टिव सिटीजन थे ना, एक्टिव सिटीजन ने जो रोबेस्पियर था ना उसको जज बनाया था और उसको समझ में आ गया था कि किस प्रकार से जो जुडिशरी है ना उसका प्रयोग करना है। तो जो रोबेस्पियर है ना वहाँ की जुडिशरी का काफ़ी मिसयूज किया और उस जुडिशरी में कई सारे लोगों को गिरफ्तार करवाया और बार बार उसको मार दिया। यानी कि रोबेस्पियर ने ऐसी स्थिति, एक साल तक तो जो फ्रांस है ना, फ्रांस के अंदर टेरर जो होता है ना, एक प्रकार से जो आतंक का जो शासन है उसको इस्टेब्लिश कर दिया था 1793 से लेके 1794 तक। यानी कोई भी व्यक्ति रोबेस्पियर के खिलाफ, जैकोबिन क्लब के खिलाफ या वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता है, कुछ भी लिखता है, उनको वो फांसी की सजा दे देता था, यानी गिलेटाइन कर देता था। गिलेटाइन ये होता है, इसमें क्या होता है, जो गिलेटाइन होता है ना, इसमें ऊपर की तरफ एक लोहे की बड़ी सी तलवार जैसी नोक वाली धार होती है, उसको गिरा देते थे गर्दन में, तो गर्दन धड़ से अलग हो जाती थी, तो उसको गिल्टी करके उसको इस तरीके से मार दिया जाता था। साथ ही साथ में ये जो था जैकोबिन गवर्नमेंट ने जितने भी जो खाने पीने की वस्तुएं थी उनको राशनाइज्ड कर दिया। उनका राशनाइज्ड का मतलब होता है उनका एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाता है, उसको राशनाइज्ड कर दिया। साथ ही साथ में इसने क्या किया, जितने भी पीजेंट्स थे ना उनको, उनका जो ग्रेन थे, उनका जो प्रोडक्शन करते थे वो जो फार्मर किसान, उनको सिटीज में लाना है और वहीं पे इसको बेचना है, और जो बेचेंगे ना उसकी जो रेट है ना वो भी फिक्स कर दी। तो एक प्रकार से जो रोबेस्पियर था ना या जैकोबिन क्लब था, इसने पूरी कठोरता के साथ फ्रांस के अंदर शासन किया। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1794 में जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर होता है रोबेस्पियर, उसको गिल्टी साबित किया जाता है, उसको गुनहगार साबित किया जाता है और उसको फांसी दे दी जाती है रोबेस्पियर को। अब देखो जब 1792 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक बनता है, तो एक लीडर के हाथ में पावर आ जाती है। किसके हाथ में? जैकोबिन क्लब के रोबेस्पियर के हाथ में। तो फ्रांस ने यह अनुभव किया कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर रहेगी तो फ्रांस में इसी तरीके से आतंक का राज होगा। तीनों ने क्या किया,
1794 में, फ्रांस के अंदर 1794 में एक नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी और उसको कहा गया डायरेक्टरी रूल। इसमें क्या था कि जैसे रोबेस्पियर तो एक व्यक्ति था, तीनों ने क्या किया, एक ऐसी नेशनल असेंबली या एक ऐसी डायरेक्टरी बनाई जिसमें 5 मेंबर होते थे, एक कमेटी जो पूरे फ्रांस को गवर्न करेगी। यानी कि देखो आपने इसमें नोटिस किया कि जो जैकोबिन क्लब था जो रिपब्लिक बन के आया, तो इसने क्या किया, इसने पूरी पावर एक व्यक्ति के हाथ में रखी और उसने कई सारे लोगों को गुनहगार साबित करके और फांसी की सजा दे दी या फिर उनको मार दिया। तो इस चीज़ से फ्रांस के जो लोग थे वो परिचित हो चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी रिपब्लिक की पावर रहे या फ्रांस की गवर्नमेंट की पावर रहे। तो उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी एक कमेटी थी, इस कमेटी में टोटल 5 मेंबर थे और ये जो 5 मेंबर थे ना, यही मेंबर जो फ्रांस है ना उसमें 1794 से लेके 1799 तक शासन करते हैं। यानी फ्रांस की अब जो गवर्नमेंट है 1794 टू 1799 तक की जो गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का नाम रहता है डायरेक्टरी रूल। तो देखो अब देखो जब 1799 जब आता है तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है ना, वो भी इस गवर्नमेंट को हटा के और अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। तो देखो अगर हम एक बार इस जो इवेंट ऑफ सीरीज को एक बार फिर से देखेंगे ना, तो देखो एक बार आप एक चीज नोटिस करो, 1789 का जो टाइम था है ना, तो इससे पहले था किंग का शासन फ्रांस के अंदर पूरी तरीके से। अब 1789 में फ्रांस का रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति शुरू होती है। जैसे क्रांति शुरू होती है तो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है फ्रांस के अंदर, यानी संवैधानिक राजतंत्र आता है। यानी राजा का तो शासन है लेकिन संवैधानिक दायरे में है। फिर 1792 में फ्रांस के अंदर पूरी तरीके से वो रिपब्लिक बन जाता है। कौन, फ्रांस। यानी देखो 1789 से पहले पूरी तरीके से राजा का शासन है, लेकिन 1791 में अब राजतंत्र तो है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। यानी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन से राजा को ताकत मिल रही है। लेकिन 1792 में फ्रांस के राजा को मार दिया जाता है और पूरी तरीके जो फ्रांस है वो क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया है ना। अब देखो 1792 से लेके 1794 तक जैकोबिन गवर्नमेंट की सरकार होती है, जो कि एक प्रकार से रेन ऑफ टेरर का टाइम होता है, जिसमें जैकोबिन जो दल होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अपनी सरकार को स्थापित करती है और उसका जो लीडर होता है उसका नाम होता है रोबेस्पियर। और रोबेस्पियर जितने भी एक्स नोबेल यानी सेकंड स्टेट के लोग और क्लेयर्गी फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे पहले, कब 1789 से पहले के, उनको अपना दुश्मन समझता है और उनको एक एक कर करके मौत के घाट उतारता जाता है। इवन उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर कोई उसको क्वेश्चन करे, उसको पूछे कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो उसको भी मार देता था। तो 1792 से लेके 1794 तक उसका शासन रहा, जैकोबिन गवर्नमेंट का या रिपब्लिक का। अब देखो 1794 में फिर एक बार गवर्नमेंट बदलती है और इसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या आती है, डायरेक्टरी शासन। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से जब हमने शुरू में देखा था ना, तो शुरू में हमने यही देखा था कि जो फ्रांस है ना, फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन है, द सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी डिफरेंट इवेंट्स की सीरीज है जो कि 1789 से शुरू होके 1794 तक चलती है। तो इस तरीके से जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन है ना, वो डिफरेंट इवेंट की सीरीज है। ठीक, तो फ्रांस के अंदर एक प्रकार से डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक रहता है, 1795 टू 1799 तक, जब तक कि नेपोलियन बोनापार्ट कूप नहीं कर देता है। तो इस तरीके से जो डायरेक्टरी है ना, वो शासन करती है 1795 से लेके 1799 तक। अब देखो जैसे ही डायरेक्टरी का रूल खत्म होता है, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है, जो कि फ्रांस का सम्राट होता है आने वाले समय में, तो 1799 में वो सबसे बड़ा लीडर बन जाता है। किसके अंदर, फ्रांस की डायरेक्टरी के अंदर, यानी डायरेक्टरी का सबसे बड़ा लीडर बन जाता है। और 1804 में वो अपने आप को फ्रांस का सम्राट डिक्लेयर कर देता है। ठीक, तो एक प्रकार से फ्रांस के अंदर अब 1799 के बाद राइज ऑफ नेपोलियन होता है और 1799 से लेके 1815 तक जो होता है ना, नेपोलियन बोनापार्टी सम्राट का शासक होता है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 1799 से के बाद जो फ्रांस की हिस्ट्री है,
या फिर जो हमारा 10th में जो पहला चैप्टर है ना हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, या यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय, हमारा पहला चैप्टर है। जब हम 10th में जाएंगे तो 10th का हमारा पहला चैप्टर यही है, तो उसकी जो शुरुआत है ना वो यहीं से होगी, ठीक है ना। यानी हमारा जो चैप्टर है ना उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, राइज ऑफ नेपोलियन से, जब हम 10th में जाएंगे, ठीक। तो देखो यूरोप में ये पूरी तरीके से जो शासन है ना उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है नेपोलियन बोनापार्ट, और दुनिया का सदी का मॉडर्न जो सदी है उसका सबसे महान शासक होता है। और ये हमेशा एक चीज़ बोलता है नेपोलियन बोनापार्ट इसकी लाइफ में कि देयर इज़ नो इम्पॉसिबल वर्ड इन माय डिक्शनरी, यानी असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में, मेरी शब्दकोश में, और मैं हर काम को कर सकता हूँ, ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे। और इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े सारे युद्ध इन्होंने जीते। तो देखो अब आप एक बार फिर से देख लेते हैं ना। सबसे पहले फ्रांस में हम देखेंगे ना तो 1789 से पहले मोनार्की होती है फ्रांस के अंदर, है ना। 1789 से पहले मोनार्की होती है। फिर उसके बाद जो सभी जो क्या बन जाता है 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। 1792 में जो फ्रांस है ना वो क्या बन गया अब, रिपब्लिक, क्योंकि वहाँ का जो राजा है ना उसको मार दिया गया है। अब देखो 1794 में फिर शासन में परिवर्तन होता है फ्रांस में, और अब वो क्या बन गया वहाँ पे, डायरेक्टरी का रूल, जो कि 5 मेंबर कमेटी उस शासन को फ्रांस के अंदर चलाती है। फिर 1799 में फिर शासन में परिवर्तन होता है फ्रांस के अंदर, और जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो वहाँ का सम्राट बन जाता है। तो इस तरीके से फ्रांस में डिफरेंट इवेंट की सीरीज हुई। तो ये सीरीज तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो इस जो पूरा रिवॉल्यूशन था, ये पूरी जो क्रांति थी फ्रांस की क्रांति, इसमें महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन था, यानी जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने किस तरीके से जो रिवॉल्यूशन था उसमें पार्टिसिपेशन किया था। तो देखिए जो महिलाएं थी वो भी एक्टिवली जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन था उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उनका भी पूरा योगदान था। चाहे वो 1789 में जो बास्तिल दुर्ग का जो पतन हुआ, बास्तिल जो पोर्ट था ना उसका जो डिमोलिश हुआ, उस समय भी जो फ्रांस की जो महिलाएं थी उसमें थी, है ना। इसके अलावा फ्रांस की जो महिलाएं हैं उन्होंने वर्क के लिए, अपने अधिकारों के लिए, है ना, उसके लिए भी जो बड़े बड़े बिजनेस और जो थे उसके लिए भी अपनी डिमांड रखी। साथ ही साथ में देखा जाए तो जब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया फ्रांस के अंदर, तो उसमें महिलाओं को एक प्रकार से पैसिव सिटीजन बना दिया गया। यानी कि देखो महिलाओं ने 1789 से लेके 1791 तक जो रिवॉल्यूशन फ्रांस के अंदर हो रहा था उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिला, यानी कि न तो उनको फंडामेंटल राइट्स मिले न उनको वोटिंग राइट मिला। तो फ्रांस में महिलाओं के साथ ये एक चीज हुई, है ना। इसके अलावा जो महिलाएं थी, जो रिवॉल्यूशन था तो रिवॉल्यूशन में महिलाओं को उनका देखा, और इसके अलावा देखो फिर भी कई जो चीज़ें थी ना पहली बार फ्रांस में महिलाओं को मिली, जैसे कि महिलाओं ने जो रिवॉल्यूशन था उसमें डिमांड फॉर वोट रखा, राइट टू वोट, यानी महिलाओं ने फ्रांस के अंदर राइट टू वोट की मांग की, लेकिन 1791 में उनको राइट टू वोट नहीं मिला, उनको पैसिव जो वोटर्स थे उसमें रख दिया, यानी वो वोट देने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। और फाइनली 1799 में भी नहीं वोटिंग राइट मिला, डायरेक्ट जो फ्रांस की महिलाएं हैं ना उनको वोटिंग राइट मिला है 1946 में, यानी जो फ्रांस की महिलाएं हैं उनको मत देने का अधिकार कब मिला, 1946 में, यानी भारत से सिर्फ 4 साल पहले। समझ रहे हो बात को, भारत में 1950 में मिला है, 26 जनवरी 1950 को भारत में वोटिंग राइट मिला है महिलाओं को, जबकि फ्रांस में मिला है 1946 में, ठीक। इसके अलावा फिर भी जो महिलाएं थी उनको कई सारे अधिकार दिए गए, जैसे कि जो जितनी भी महिलाएं थी उनके लिए कई सारे जो नए कानून बनाए गए, तो उससे उनकी जो लाइफ थी ना उसमें इम्प्रूवमेंट आया, है ना। इसके अलावा जितनी भी फ्रांस की लड़कियां थी उनके लिए स्कूल्स और स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई, यानी उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ में अब जो उनके फादर थे, उनके जो पिता थे, उनको फोर्स नहीं कर सकते थे ज़बरदस्ती मैरिज के लिए, शादी करने के लिए वो उसको फोर्स नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ में जो मैरिज थी, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया फ्रांस के अंदर, यानी कि अब वहाँ पे जो सिविल लॉ था, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कानून था, जिसके तहत ही शादी होगी उसी के तहत जो डाइवर्स या जो तलाक है वो होगा, ठीक ना। डाइवर्स को लीगल बना दिया गया, उसको कानूनी रूप दे दिया गया, और साथ साथ में दोनों पे अप्लाई किया गया, महिलाओं पे और
पुरुष पे। देखो वोटिंग राइट तो नहीं दिया गया, लेकिन एक प्रकार से पहली बार इनको अधिकार तो मिला महिलाओं को फ्रांस की क्रांति में, है ना। इसके अलावा जो महिलाएं थी अब नई जॉब्स की तलाश में जाने लग गई, मतलब वो नई जॉब शुरू कर सकती थी, वो आर्टिस्ट बन सकती थी। 1789 से पहले जो महिलाएं थी उनको आर्टिस्ट बनने का कोई भी अधिकार नहीं था, यानी वो ना तो पेंटिंग कर सकती थी, ना वो कोई बुक लिख सकती थी, ना वो पढ़ाई कर सकती थी ज़्यादा। लेकिन 1789 के बाद अब उनको आर्टिस्ट बनने का भी अधिकार दे दिया गया, साथ साथ में वो अब छोटे बिजनेस भी शुरू कर सकती थी। हालांकि जब ये जो रेन ऑफ टेरर का टाइम आया 1792 से लेके 1794 का जो टाइम पीरियड था ना, मैक्सिमिलियम रोबेस्पियर या जैकोबिन क्लब की जो गवर्नमेंट थी उसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता है, आतंक का शासन। तो उसमें जो महिलाएं थी ना उनको कई सारे जो पॉलिटिकल राइट्स थे ना उसको बैन कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक प्रकार से पहली बार जो महिलाएं थी उनको फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन था, फ्रांस की जो क्रांति थी, उससे कई सारे अधिकार मिले। ठीक, तो इस प्रकार जो फ्रांस की महिलाएं थी, फ्रांस की महिलाओं ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था फ्रांस के रिवॉल्यूशन में। यानी विश्व में पहली बार जब लोकतंत्र की लड़ाई हुई थी, पहला जो आंदोलन हुआ था, पहला जो रिवॉल्यूशन होता लोकतंत्र के लिए, उसमें महिलाओं का पूरा पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेशन था, उनका पूरा पूरा योगदान था। इस चीज को हम नकार नहीं सकते। ठीक, इसके बाद देखो जो स्लेवरी है फ्रांस के अंदर, तो उसको भी अबोलिश किया गया। देखिए जो स्लेवरी थी ना, दास प्रथा, यूरोप की दास प्रथा सबसे कठोर दास प्रथा थी। जैसे इंडिया में भी दास प्रथा थी लेकिन वो कठोर नहीं थी, यानी कि फ्रांस में अगर किसी एक व्यक्ति को दास बना लिया गया है, उसको स्लेव बना लिया गया है किसी कीमत पे, तो जिंदगी भर उसका गुलाम है और जिंदगी भर उसी के लिए काम करेगा, वो जैसा चाहेगा वैसा उसको काम करना पड़ेगा, है ना। तो जितने, अब देखो यूरोप में क्या था कि अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अमेरिका कॉन्टिनेंट, देखो ये रहा अफ्रीका और अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यानी महाद्वीप है। तो यहाँ से लोगों को लेके जाया जाता था डिफरेंट डिफरेंट जगह में, जैसे यूरोप में लेके आ गए या फिर किसी दूसरी जगह पे जैसे अमेरिका में लेके जाते थे। तो इनसे मन मर्जी मुताबिक ये काम करवाते थे, जो स्लेव थे ना इनको मन मर्जी के हिसाब से ये काम करवाते थे। तो फ्रांस में ही नहीं पूरी दुनिया में जो स्लेव ट्रेड था ना बहुत बड़ा बिजनेस बन गया था, और इसके लिए मतलब इनकी जो स्थिति थी ना बहुत दयनीय स्थिति होती थी। इनसे कई कई घंटे काम करवाया जाता था, इनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, इनके लिए कोई घर की व्यवस्था नहीं होती थी, और एक प्रकार से जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था। तो फ्रांस में जो स्लेव्स थे, तो स्लेव्स ने भी इस जो रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और अपने अधिकारों की मांग रखी। हालांकि जब 1789 का जो रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस के अंदर, उसमें स्लेवरी को बैन नहीं किया गया। लेकिन जब फ्रांस में सेकंड रिवॉल्यूशन होता है, सेकंड रिवॉल्यूशन होता है ना 1848 में, देखो फ्रांस में दो रिवॉल्यूशन होते हैं। पहला रिवॉल्यूशन होता है 1789 में, जो कि हमें 9th क्लास में स्टडी अभी कर रहे हैं। सेकंड जो रिवॉल्यूशन होगा ना 1848 में, वो हम 10th में स्टडी करेंगे, जो 10th का पहला चैप्टर है ना हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें हम इसको स्टडी करेंगे सेकंड रिवॉल्यूशन को। तो फाइनली जो स्लेवरी है ना उसको अबोलिश कर दिया जाता है। कहाँ पे? जो फ्रेंच कॉलोनीज है। कॉलोनीज का मतलब है जो उपनिवेश हैं। जैसे कि मान लो फ्रांस ने किसी दूसरे देश पे कब्जा कर रखा है तो फ्रांस की वो कॉलोनी हो जाएगा। जैसे मान लो फ्रांस है, फ्रांस ने जैसे फ्रांस ने भारत का जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी में कब्जा कर रखा था तो फ्रांस की वो कॉलोनी था। इसी प्रकार जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने पूरे भारत को गुलाम बनाया था लंबे समय के लिए, या फिर वहाँ पे शासन स्थापित किया था। तो भारत क्या था? अंग्रेजों की कॉलोनी था, इंग्लैंड की कॉलोनी था। तो फ्रांस में क्या हुआ, जब सेकंड रिवॉल्यूशन होता है तो 1848 में जितनी भी वहाँ की उसकी फ्रेंच कॉलोनीज थी ना, उसमें जो स्लेवरी है ना उसको अबोलिश कर दिया जाता है। तो स्लेवरी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें भी छूट फ्रांस की क्रांति के बाद मिलती है। ठीक, इसके बाद अब जो देखो इस प्रकार से जो हमारी फ्रांस की जो क्रांति है उसके सारे जो एस्पेक्ट है, जो सारे इवेंट्स है, वो हमने स्टडी कर लिए हैं। और इसका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसका कंक्लूजन क्या है, तो देखो जो फ्रेंच की जो क्रांति थी ना, जो फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन था, इसने लिबर्टी, लिबर्टी होती है आज़ादी, आज़ादी स्वतंत्रता, पहली बार दुनिया में लोगों को स्वतंत्रता का एहसास कराया। चाहे वो गरीब किसान हो,
चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों। तो उन्होंने पहली बार जो लिबर्टी थी ना, आज़ादी थी ना, उसको फील किया। पहली बार उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में पहली बार, मतलब लोकतंत्र की शुरुआत हुई फ्रांस की क्रांति से। अब देखो ये जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन होता है ना, इसकी जो लेगेसी है, इसके जो परिणाम होते हैं, ये पूरी दुनिया में स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। 19th सेंचुरी में यूरोप के जितने भी दूसरे देश हैं ना, या इवन जो अमेरिका के जो देश हैं, या फिर जो इंडिया है, इंडिया तक फ्रांस की क्रांति का असर होता है। और देशों में भी इस चीज़ की डिमांड होती है कि मोनार्की को ख़त्म किया जाए और लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। और 19th सेंचुरी है, जो फ्यूडल सिस्टम है, वो तो लगभग पूरे यूरोप से हटा दिया जाता है। देखो फ्यूडल सिस्टम कुछ भी नहीं है। फ्यूडल का मतलब होता है सामंत। सामंत का मतलब होता है जिसके पास कुछ जमीन हो, है ना। जैसे हमारे देश में उसको रियासत कह सकते हैं हम। जैसे भारत आज़ाद हुआ था ना, तो 650 रियासतें थी। तो वो एक रियासत का जो व्यक्ति है ना, उसको हम फ्यूडल कहेंगे, है ना। तो उस फ्यूडल सिस्टम को बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया पूरे यूरोप से। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति का जो विचार था ना, वो जितनी भी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया एक कॉलोनी था ना, अंग्रेजों की कॉलोनी, या अमेरिका में भी कई सारी कॉलोनीज थी, अफ्रीका में भी कई सारी कॉलोनीज थी। तो उनमें वो जो स्वतंत्रता का और जो डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र है, उसके विचार स्प्रेड हुए, वहाँ तक वो विचार पहुँचे। और उनके मन में भी क्या आया कि हमारा भी एक देश हो, यानी उनके अंदर एक नेशनल मूवमेंट आया। तो वहाँ पे नए नए देश बने। जैसे यूरोप का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, तो फ्रांस की जब क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में 2 नए देश बनते हैं। एक बनता है जर्मनी, एक बनता है इटली। तो ये एक प्रकार से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, यूरोप के अंदर भी आती है, और एशिया में भी आती है, अफ्रीका में भी आती है, नॉर्थ अमेरिका में भी आती है, और साउथ अमेरिका में भी आती है। यानी पूरी दुनिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, वो शुरू हो जाती है। देखो ये जो नेशनलिज्म की जो नेशनल मूवमेंट है, नेशनलिज्म का जो टॉपिक है ना, हमारा जो 10th में जो पहला चैप्टर होगा ना हिस्ट्री में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे नेशनलिज्म को। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, इसने पूरी दुनिया में नेशनलिज्म का जो आइडिया था ना, उसको स्प्रेड कर दिया। तो जर्मनी एक नया देश बना, इटली एक नया देश बना, और भारत में भी इसका काफ़ी असर हुआ। जैसे भारत में उस समय में जो शासक थे, 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, और उसी समय में 1789 में जो मैसूर था, है ना, मैसूर का जो शासक थे वो थे टीपू सुल्तान। जैसे हमने क्लास 8 में जो हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें हमने केस स्टडी पढ़ी थी टीपू सुल्तान की, द टाइगर ऑफ मैसूर, याद आया होता आपको, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसका उस समय पे भारत में जो शासक थे ना, वो टीपू सुल्तान थे। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति की जो आइडियाज थे, जो लिबर्टी थी, उसको अपने स्टेट में लागू किया। जो मैसूर की कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पर लिबर्टी का जो ट्री था ना, उसको रोपण किया, उसको उगाया। यानी उसने जो स्वतंत्रता का बीज था ना, यूरोप के जो मॉडर्न आइडियाज थे, उसको मैसूर में इम्प्लीमेंट किया। साथ ही साथ में उसने जो फ्रांस के जो दूसरे आइडियाज थे, उसके आधार पे भी इंडिया में सुधार किए। साथ ही साथ में भारत में जो पुनर्जागरण के अग्रदूत, या फिर एक प्रकार से भारत में रेनेसां होता है, या फिर सामाजिक जो धार्मिक आंदोलन होते हैं इंडिया में, जो एक प्रकार से जो सोशल रिफॉर्म होते हैं इंडिया में, उसके अग्रदूत, उसके अग्रता वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो उन्होंने भी फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था ना, उसके आइडियाज़ को स्टडी किया और उसको भारत में एक्सप्लेन किया कि भारत में भी इस तरीके से सुधार होना चाहिए। तो भारत में भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, उसका असर दिखा। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर है, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। और हमने लास्ट ईयर सेशन 2019-20 में जो 9th क्लास के जो स्टूडेंट थे, उससे हमने जो टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी, उसकी एक्टिविटी कराई थी मॉर्निंग असेंबली में, जिसका वीडियो मैंने वीडियो में ऐड भी किया है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों ने इस एक्टिविटी को संपादित किया था, और सिर्फ 2 पीरियड में उन्होंने 80 मिनट में इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया था। मतलब बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी होनहार होते हैं, और बच्चों से हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। हर दिन कुछ ना कुछ वो ज़्यादा सिखा जाते हैं। जितना हम उन्हें पढ़ा रहे हैं ना एजुकेशन में, उससे ज़्यादा तो हम बच्चों से सीख लेते हैं। बस बच्चों को उनकी जो क्रिएटिविटी है ना,
उसको मौका मिलना ज़रूरी है। बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, उनका जो टैलेंट है, उसको मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। पहला जो इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था उसका एक अलग वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, और ये सेकंड पार्ट है, तो वहाँ जाके आप पहले पार्ट को सर्च कर सकते हैं, मतलब उसमें क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार हम फाइनल रिवीजन देख लेते हैं इसका कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया। तो टोटल इस चैप्टर में हमारा जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था, इसमें टोटल 8 चैप्टर थे हमारे। सबसे पहले तो हमने जो रिवोल्यूशन होता है, इंकलाब जो होता है, क्रांति जो होती है, उसको समझा। तो क्रांति क्या होती है? एक सडन चेंज होता है किसमें? पॉलिटिकल ऑर्डर में, राजनीतिक सत्ता में जो आकस्मिक परिवर्तन आता है ना, उसको कहा जाता है रिवोल्यूशन। ठीक। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 में जो बास्तिल दुर्ग उसका पतन हो जाता है। लेकिन उस दुर्ग का पतन क्यों होता है? उस किले में कब्जा क्यों कर लेते हैं लोग? तो उसका कारण है कि फ्रांस में क्रांति शुरू हो जाती है। तो देखो, जो फ्रांस में जो क्रांति शुरू होती है तो 1789 में शुरू होती है, लेकिन सिर्फ 1789 में ही वो फ्रांस की क्रांति नहीं होती है। वो क्या होती है? सीरीज ऑफ इवेंट्स। 1789 से लेके 1794 तक डिफरेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते हैं। उसको पूरी को क्या कहा जाता है? फ्रेंच के रिवोल्यूशन। और जो ओल्ड रिजीम है, जो मोनार्की है, उसको उससे हटा दिया जाता है और मिडिल क्लास अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहता है। ये फ्रांस की लोकेशन हमने जानी। साथ ही साथ में जो फ्रांस रिवोल्यूशन था उसने 3 जो वर्ड्स थे, जो 3 आइडियाज़ थे, उसको आगे बढ़ाया, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, है ना। इसके बाद हमने जो फ्रांस की जो क्रांति है उसके कोज जाने। तो सबसे पहला कोज था हमारा सोशल कोज। तो सोशल कोज में हमने जाना कि वहाँ की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहला पार्ट उनका था सबसे ऊपर, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, वो था क्लेयर्गी। इसमें आता था चर्च, जो पादरी थे ना, जो पुजारी थे, वो इसमें आते थे। सेकंड जो था स्टेट, वो था नोबेलिटी। इसमें राजा और दूसरे जो जमींदार और जो सामंत थे ना, जो फ्यूडल थे, वो लोग आते थे। और थर्ड स्टेट में कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, लॉयर, कोर्ट ऑफिशियल, पीजेंट्स और आर्टिसंस, ये सभी लोग किसमें आते थे? थर्ड स्टेट में। लेकिन जो पूरी पावर थी वो किसके पास थी? ओल्ड रिजिम के पास। यानी रिजिम का मतलब होता है साम्राज्य या तंत्र या व्यवस्था। तो उसके पास पूरी पावर थी। तो थर्ड स्टेट भी क्या चाहता था? वो भी पावर को कंट्रोल, वो भी बराबर अधिकार चाहता था। साथ साथ में जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके ऊपर डिफरेंट टैक्स इम्पोज कर रखे थे इन्होंने, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों ने। तो जो तीथे जो टैक्स था वो चर्च लेता था, जबकि जो टेलेज टैक्स था वो किंग लेता था, जो गवर्नमेंट थी वो लेती थी। जबकि देखा जाए तो डिवीजन इस प्रकार से था, सामाजिक भेदभाव और इनइक्वलिटी थी फ्रांस की सोसाइटी में, कि जो 10% लोग थे फ्रांस के, कौन कौन? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, क्लेयर्गी और नोबेलिटी, वो 10% थे। लेकिन पूरी ज़मीन उनके पास, 60% जो ज़मीन थी ना फ्रांस की, उनके पास थी। और थर्ड स्टेट के लोग 90% थे, लेकिन उनके पास ज़मीन कम थी। तो इस कारण से वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ आ गई। तो साथ ही साथ में फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो फ्रांस की पॉपुलेशन भी बढ़ी। तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स महंगे हो गए। ऊपर से जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, फ्रांस का जो राजा है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहा था। तो वहाँ पे जो ज़रूरी वस्तुएं, उसका क्राइसिस आ जाता है। साथ ही साथ में जो फ्रांस का शासक है लुई 16, जब 1774 में बनता है, तो जैसे बनता है तो उसके आने के बाद जो फ्रांस का जो राज खजाना है ना, जो ट्रेजरी होती है, वो खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी जो पॉलिसीज़ होती है ना, वो बेहतरीन नहीं होती है, गुड पॉलिसी नहीं होती है, उसको मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ में अमेरिका में जो उस समय में आज़ादी की लड़ाई चल रही होती है, देखो अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था। आज का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो इंग्लैंड का गुलाम था, और इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे। तो इंग्लैंड को भगाने के लिए फ्रांस ने अपनी आर्मी कहाँ पे भेज दी? अमेरिका में, है ना। तो अमेरिका को आज़ाद कराया इंग्लैंड से। तो इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ फ्रांस की जो पैसा है उसको। तो वहाँ की जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल एम्पटी हो गई। लेकिन देखो, जब अमेरिका में फ्रांस के सोल्जर जाते हैं, तो अमेरिका जब आज़ाद हो जाता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। तो अमेरिका जो फ्रांस के सोल्जर है ना, उसको स्प्रेड करते हैं यूरोप के अंदर आके भी, है ना। तो इस प्रकार से जो लुई 16 था वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था। उसके कारण भी फ्रांस की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा मिडिल क्लास है, वो इक्वलिटी चाहता है, वो बराबरी चाहता है, वो बिजनेस में बराबरी चाहता है, वो टैक्सेस में बराबरी चाहता है, यानी अगर टैक्स लगे, कर लगे, तो सब में बराबर लगे। इसके अलावा जो बर्थ बेसिस प्रिविलेज्ड है उसको समाप्त करना चाहता है।
तो इसका भी असर फ्रांस की क्रांति में सबसे ज़्यादा हुआ। इसके बाद जो फिलोसोफर है जॉन लॉके, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये अपनी आइडियाज़ को लोगों के बीच में स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं और उससे फ्रांस की क्रांति को मजबूती प्रदान करते हैं। लोग इससे प्रभावित होते हैं और इन्हीं के आधार पर फ्रांस की जो क्रांति है ना उसमें आइडियाज आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आता है फ्रांस के अंदर, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है और फ्रांस की जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 3 ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ठीक, इसके बाद जो आउटब्रेक होता है फ्रांस का, तो लुई 16 जो होता है फ्रांस के अंदर नए टैक्स इम्पोज करने के लिए किसके ऊपर, थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर ई स्टेट जनरल को बुलाता है। ई स्टेट जो जनरल होती है ना 1789 से पहले की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसका नाम होता है ई स्टेट जनरल, तो उसको बुलाता है। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती और इसको बाइकआउट करके और वहाँ से हट जाते हैं और टेनिस कोर्ट का जो एक ग्राउंड होता है उसमें जाके सब इकट्ठा होते हैं और वहीं पे एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और नेशनल असेंबली बना के टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं और टेनिस कोर्ट का जो लीडर होता है वो होता है मिराबाओ। इसके बाद 1791 में जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, यानी राजतंत्र को फ्रांस के अंदर से पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं किया जाता है लेकिन उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चलेगा, वहाँ का राजतंत्र। लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है उसका एंड हो जाता है 1792 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिपब्लिक आ जाता है। लेकिन उससे पहले देखो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो उसके लिए एक असेंबली बनती है, नेशनल असेंबली। उसमें जो लीडर होते हैं उनका इलेक्शन होता है, उनको चूज करके भेजा जाता है। तो उसको कौन चूज करते हैं, एक्टिव सिटीजन, जबकि पैसिव सिटीजन को कोई भी अधिकार नहीं होता है वोट देने का, जिसमें महिलाएं भी होती है पैसिव सिटीजन में। ठीक, और इसके बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन किसको होते हैं, सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को कोई भी राइट प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद हमने वॉरियस जो पॉलिटिकल सिंबल्स थे उनको स्टडी किया, जो सिंबल हैं, सूचक हैं, है ना। इसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार से जो मोनार्की है उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, किसके द्वारा, जैकोबिन क्लब के द्वारा। रोबेस्पियर जो होता है, जो लीडर होता है, उसके द्वारा उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। लुई 16 को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और जैकोबिन गवर्नमेंट जो होती है ना अपनी गवर्नमेंट बना लेती है और फ्रांस अब पूरी तरीके से क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी अब क्या बन गई, पूरी तरीके से लोकतंत्र बन जाता है। इसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट आती है। अब जैकोबिन गवर्नमेंट का जो लीडर होता है वो होता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये एक प्रकार से आतंक का शासन स्थापित करता है 1793 से लेके 1794 तक। कोई भी व्यक्ति जो जैकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ या फ्रांस की गवर्नमेंट के खिलाफ या उसके खिलाफ या उसकी पार्टी के खिलाफ कोई भी बोलेगा ना तो उसको कोर्ट से गिल्टी साबित करवाता है और उसको मार देता है। और उसके जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं ना वो होते हैं एक्स नोबेल, जो कि सेकंड ई स्टेट में आते हैं, और क्लेयरगी जो कि फर्स्ट ई स्टेट के लोग थे। उनको तो सबसे ज़्यादा मारता है, कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तो फिर इस चीज़ से परेशान होके फ्रांस के जो लोग हैं फिर से जो रोबेस्पियर है उसको गिल्टी साबित करते हैं, उसको फांसी की सज़ा देके और उसको भी जो फ्रांस है उसकी गवर्नमेंट से हटा देते हैं। और 1794 में फ्रांस के अंदर अब एक नई गवर्नमेंट आती है और उसको कहा जाता है डायरेक्टरी, जिसमें 5 मेंबर की एक कमेटी होती है जो फ्रांस की गवर्नमेंट को चलाती है। और फिर 1799 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है इस डायरेक्टरी को ओवरथ्रोन कर देता है और मिलिट्री कूप करके अपने आप को डायरेक्टरी का लीडर बना लेता है। और फिर 1804 में जो फ्रांस का जो शासक है ना, सम्राट है, वो कौन बन जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। हालांकि देखो ये 1804 की जो कहानी है ना हम 10th में जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी था ताकि 10th में आपको दिक्कत ना आए। ठीक, इसके बाद जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन था इस पूरे रिवॉल्यूशन में उसको जाना, तो महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया रिवॉल्यूशन में, लेकिन फिर भी उनको कई सारे अधिकार नहीं मिले। लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसे कि मान लो उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी उनको कई सारे अधिकार मिल गए थे। जैसे उनको अब स्कूल लिंक का उनको अधिकार मिल गया कंपलसरी एजुकेशन के लिए, है ना।
हाँ, इसके अलावा उनको मैरिज के अधिकार दे दिए गए, उनको डाइवर्स का अधिकार दे दिया गया, उनको जॉब्स के अधिकार दिए गए, उनको अब आर्टिस्ट बनने का अधिकार दिया गया, वो बिजनेस चला सकती थी। हालांकि देखो, जो रेन ऑफ टेरर का टाइम था ना, जैकोबिन गवर्नमेंट की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तब इसको थोड़ा कमज़ोर किया गया 1-2 साल के लिए, लेकिन बाद में फिर वापस इनको अधिकार दे दिए गए। और फाइनल में जो फ्रांस की जो महिलाएं थी ना, उनको वोटिंग राइट मिला 1946 में जाके, भारत से सिर्फ 4 साल पहले। ठीक, इसके बाद हमने स्लेवरी को देखा। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो दुनिया के फ्रांस में भी जो स्लेवरी थी ना, उसको अबोलिश कर दिया गया, क्योंकि डिमांड उसकी भी हो रही थी कि फ्रांस में भी जो स्लेवरी है ना, उसको समाप्त किया जाए। इसके बाद जो फ्रांस की क्रांति का जो कंक्लूजन है, जो उसका मूल्यांकन है, उसको देखा हमने। तो जो फ्रांस की क्रांति से लिबर्टी यानी आज़ादी, स्वतंत्रता की जो विचार था वो पूरी दुनिया में फैला। डेमोक्रेटिक राइट्स का अधिकार जो थे, लोकतांत्रिक अधिकार, उसका विचार पूरी दुनिया में फैला। और यूरोप में तो पूरे यूरोप के देशों में इस विचार को फैलना शुरू हो गए 19वीं सेंचुरी में। साथ ही साथ में जो दूसरी कॉलोनीज थी, इंडिया हुआ या फिर दूसरी कॉलोनीज जो उपनिवेश थे यूरोप के, वहाँ पे भी ये विचार फैलना शुरू हो गए। यानी कि एक प्रकार से लोकतंत्र की जो चिंगारी फ्रांस के अंदर शुरू हुई, उसने आग पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में फैला दी। और एक बात फ्रांस के बारे में कहा जाता है, मेटरनिक, जो कि हम 10th में पढ़ेंगे मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक कहते हैं कि अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी कि जब फ्रांस में कोई भी छोटी सी चीज़ होती है ना, उसका असर पूरे यूरोप में दिखता है। यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में उसका असर दिखा। और पहली बार लोकतंत्र एक छोटे रूप में आया। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने उस लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था, क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्ट शासक बना ना 1799 में, तो उसने सारे डेमोक्रेटिक राइट को ख़त्म कर दिया धीरे धीरे। लेकिन पहली बार डेमोक्रेसी तो आई। साथ ही साथ में इंडिया में उसका असर दिखा। टिप्पू सुल्तान ने लिबर्टी का जो बीज था, जो पौधा था, उसको उसकी जो कैपिटल थी उसमें उगाया। साथ साथ में राजा राम मोहन राय ने भी जो सोशल रिफॉर्मर थे, भारत के अग्रदूत थे, यानी पायनर लीडर थे। भारत में पहली बार इन्होंने महिलाओं के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने भी जो फ्रांस की रिवॉल्यूशन था उसको भारत में उसके आइडियाज़ को स्प्रेड करने का पूरा काम किया। इस प्रकार से हमने 9th का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्रांति, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, मतलब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें उस डाउट को आप लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे वहाँ से उस डाउट को पूरा किया जाए। तो इस प्रकार से जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, उसका चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी आज़ादी, समानता और बंधुत्व की भावना जो कि फ्रांस की क्रांति से आई, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखने के लिए, और पार्ट 1 का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके पार्ट 1 भी देख लीजिए। इंकलाब, क्रांति, रिवॉल्यूशन, परिवर्तन। धन्यवाद। नेशनल असेंबली के निकट स्थित टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठा हो गए थे। 20 जून 1789 में यानी कि 1789 में थर्ड स्टेट के लीडर मिराबो के अध्यक्ष
हमसे जानी जाती है। अब मैं थर्ड स्टेट के लीडर मीरा बोस से मैं आग्रह करूंगी कि वह टेनिस कोर्ट की शपथ को प्रारंभ करें। इसका उदाहरण हमारे देश की संविधान की आत्मा, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें फ्रांस की क्रांति से लोकतंत्र, राष्ट्रतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति से लोगों को मौलिक अधिकार मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।